Hello. Can you hear me, Nilo? Yes, sir. Yeah. लास्ट क्लास में हम एग्जाम के बीच में है ना, क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 244, क्वेश्चन को ओपन कीजिए, हम खत्म करेंगे इसको. हेलो राकेश शर्मा. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग. क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 244. हम इस सब में बीच में है ना, वर्किंग नोट 1 तक गया था. वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया गया था. मैं दोबारा जो अमाउंट्स कैलकुलेट किया सब स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ. पहले लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट दिया है कितना, 30,000 है कि नहीं. क्वेश्चन में बोला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 25%. यस, मैंने एग्जाम्पल लिया था. कॉस्ट इज इक्वल टू 100. अगर 25 रुपीज़ प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस 125 होगा. ठीक है. तो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 है, तो लास्ट ईयर का सेल्स क्या होगा, लास्ट ईयर सेल्स इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई दिस 30,000 इज इक्वल टू 25. अभी 125 पे कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. और नीलव बोला है मैं सर इसमें सीधा 20% लेता हूँ बोला है. ठीक है. कॉस्ट पे 25% होने से सेल्स पे सीधा 20% है कि नहीं नीलव. Yes, sir. हाँ. तो अभी इधर सेल्स लास्ट ईयर का सेल्स कितना है बोलो, Sir, 30,000. 1,50,000. कितना, 1,50,000. 1,50,000. ठीक है. अभी करंट ईयर सेल्स लास्ट ईयर सेल्स से 20% हायर है, तो करंट ईयर सेल्स कितना होगा, So 1,80,000. 1,80,000 होगा. करंट ईयर सेल्स में 20% कैश सेल्स है, 80% क्रेडिट सेल्स होगा, है कि नहीं. सो 20% कितना होगा 1,80,000 में, So 36,000. 36,000 ना. Sir. हाँ, इधर Sir, बाकी 1,44,000. 44,000. दिस इज क्रेडिट सेल्स, दिस इज कैश सेल्स. Okay, this is the first, I mean these are all part of working notes. Next, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट ड्राफ्ट किया था, है कि नहीं. ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था, बैलेंस शीट में देखो 20,000. क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 30,000, बिकॉज 30,000 रेज किया था ऑन 1st of April
and the stock level is maintained throughout the year. So at any point of time, closing stock will be 30,000. I mean, at any point of time, stock level will be 30,000. So on year end also, the stock level will be 30,000. सेल्स कितना था 1,80,000. अभी प्रॉफिट कितना होगा ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 कितना 36,000. 1,80,000 is equal to 100 is cost, 25 is gross profit, 125 will be sales. This is selling price, this is cost price, this is gross profit, indirectly profit margin. So 1,25,000 is the sales value indirectly. So 1,80,000 is equal to 125. Now tell me the amount for 25. 25 is equal to 36,000. Okay. They have not mentioned about direct expenses in the sum, so assume this is 0. Then the balancing figure will be purchases. Purchases. This is balancing figure. Tell me the amount. So 1,54,000. 1,54,000. This is the purchases. And in the question they have clearly mentioned that there are no cash purchases. Cash purchases is 0. So this whole purchases will be the credit purchase. Credit purchase is how much? 1,54,000. We are done till here. Yes or no? Now we have the credit sales. We have credit purchases. Okay. Now we can draft creditors and debtors account. First I am drafting debtors account. Second I am drafting creditors account. ओपनिंग डेटर्स बैलेंस कितना था क्वेश्चन में देखो So 17,000. यस करेक्ट 17,000 ओपनिंग डेबिट बैलेंस डेटर्स विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस नेक्स्ट ओपनिंग क्रेडिटर्स So 31,000. यस 31,000 ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस मैं इधर लिख रहा हूं ब्रॉड डाउन टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आप लोग लिख दीजिए फॉर्मेट क्लियरली मैं टी फॉर्मेट में ही शो कर रहा हूं ठीक है टू सेल्स क्रेडिट सेल्स कितना था So 1,44,000. यस 1,44,000 होगा ठीक है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दिया था क्या सम में देखो आई मीन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स Sir. क्वेश्चन में 35,000. दिया है कि नहीं Sir दिया है दिया है कितना दिया था 35,000. not 35 1,40,000 total collection is 1,40,000 35,000 is in cash balance 1,05,000 is in check okay total तो इधर हम लिखेंगे बाय कैश कितना था 35,000 बाय बैंक 1,05,000 दोनों मिला के 1,40,000 होगा ठीक है सर क्यों क्रेडिट किया है एंट्री क्या होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स व्हेन यू रिसीव सम पेमेंट फ्रॉम द डेटर्स डेटर्स बैलेंस विल रिड्यूस
yes or no? Our receivable balance will reduce. Understood? There are no other entries relating to debtors, so calculate the closing balance carried down. See the closing balance. Carried down. By balance carried down. Tell me the balancing figure. कितना है? Sir, 21,000. 21,000. This is the closing creditors balance. Sorry, closing debtors balance. Okay. Sir, why did you draft the debtors account? Because to find the closing balance. Because you have to draft the closing balance sheet ना. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना, क्लोजिंग डेटर्स कितना है चाहिए, तो इसलिए जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है, ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने ले लिया, ये टू क्रेडिट सेल्स है, टू सेल्स ब्रैकेट में क्रेडिट. सर ये 1,44,000 कैसे आता है, हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया था. तो कैश एंड बैंक जितना पेमेंट आया था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्वेश्चन में दे दिया, जो बैलेंस बचेगा वो तो क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट सेट जाएगा. सेम क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस इज 31,000. ओके. बाय परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस कितना था, $1,54,000. देर आर नो कैश परचेजेस, सो टोटल क्रेडिट होगा, ब्रैकेट में क्रेडिट परचेज. ओपनिंग बैलेंस इज 31,000. ओके. कुछ पेमेंट किया था क्या क्रेडिटर्स को, देखो क्वेश्चन में. हाँ सर. कितना. सर 1,37,500. यस. पॉइंट नंबर डी, एनालिसिस ऑफ पासबुक रिवील्ड पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,37,500. सो पेमेंट जब होगा तब, ये तो कैश पेमेंट नहीं है, ये तो बैंक पेमेंट है, बिकॉज पासबुक देखने से ये ट्रांजैक्शन निकल गया, हमको नजर में आया था पासबुक देखने से. तो पासबुक मतलब बैंक से पेमेंट किया होगा टू बैंक. कितना था, 1,37,500. ठीक है. ओपनिंग बैलेंस परचेजेस पेमेंट हो गया, जो बचेगा वो तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा. ये तो टू बैलेंस कैरी डाउन. कितना था बैलेंसिंग फिगर बताओ. क्रेडिटर्स का बैलेंसिंग फिगर कितना है बताओ. सर 47,500. Yes, 47,500. This is the balancing figure. Clear Nilav. Yes, sir. हाँ. तो डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया. हम एक बार बैलेंस शीट देखो, आइटम्स जो भी है ट्रेडिंग पीएनएल बना दिया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, बिल्डिंग का हम डिप्रिसिएशन ले लेंगे आ जाएगा, डेटर्स फाइंड आउट किया, लेकिन कैश इन हैंड कैश ऑन बैंक इसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है. क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी फाइंड आउट किया है, तो अभी कैश एंड बैंक अकाउंट एक ड्राफ्ट करना है. कैश एंड बैंक अकाउंट. ये तो डबल कॉलम कैश बुक है. ठीक है. क्यों, एक ही बार में हमने दोनों रिकॉर्ड कर रहा है. पर्टिकुलर्स कैश बैंक, ये तो डेबिट साइड है, ये तो मैं डबल लाइन दिया था इधर.
पर्टिकुलर्स कैश बैंक, ठीक है। दिस इज अ डबल कॉलम कैश बुक, double column cash book, because you're maintaining cash and bank accounts in the same ledger account. If you maintain discount account also, then it is triple column cash book. फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अभी एक एक ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा फिर से दोबारा। फर्स्ट पॉइंट नंबर ए में कैश सेल्स है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर ए इज रिलेटिंग टू सेल्स ना, तो कैश सेल्स का एंट्री डालेंगे पहले टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल्स कितना था? कितना है? 36,000। 36,000. सॉरी, पहले ओपनिंग बैलेंस ले लो, पहले ओपनिंग बैलेंस ले लो। लेजर अकाउंट में पहले हमेशा ओपनिंग बैलेंस लेना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस कितना था? लेजर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो, कैश बैलेंस ओपनिंग इज 2000, बैंक बैलेंस ओपनिंग इज 8500, ठीक है। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया है। नेक्स्ट, टू सेल्स ब्रैकेट में कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना था? हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में बनाया था, पहले वर्किंग नोट में। इधर देखो 36,000, ठीक है। कैश सेल्स है तो बैंक में ये कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, बाय परचेजेस, कैश परचेजेस कुछ है क्या? हैं? नहीं है, कैश परचेजेस नहीं है, तो ये ब्लैंक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इनडायरेक्टली टू डेटर्स अकाउंट। कितना कलेक्ट किया था डेटर्स से? पासबुक देखो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू 1,40,000, ऑफ विच 35,000 वाज रिसीव्ड इन कैश। बैलेंस एज्यूम करना है थ्रू चेक, इसलिए मैंने डेबिट किया है। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इनडायरेक्टली टू डेटर्स। इधर कलेक्शन नीचे लिख दो, मैं अरेस्ट कर लेता हूं इसका। टू डेटर्स अकाउंट बोल के लिख दो सीधा, टू डेटर्स अकाउंट, ये टू सेल्स अकाउंट, ये बाय परचेजेस अकाउंट, ब्रैकेट में कलेक्शन। समझ गया? अभी बाय क्रेडिटर्स, दिस इज पेमेंट। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया था? 1,37,500. कैश कॉलम में डालना है, बैंक कॉलम में डालना है? सब बैंक में. यस, बैंक कॉलम में, बिकॉज दिस इज पेड थ्रू बैंक। 137,500, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ये हो गया। पॉइंट नंबर बी में कुछ कैश और बैंक का अकाउंट एंट्री नहीं है। पॉइंट नंबर सी देखो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू 1,40,000, इसका तो हम एंट्री पास किया है कि नहीं? इसका हो गया ना 1,40,000 का। नेक्स्ट, बिजनेस एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000, ऑफ विच 5,000 वाज आउटस्टैंडिंग। इधर देखो, बिजनेस एक्सपेंसेस टोटल 20,000 है कि नहीं?
तो 5000 इज आउटस्टैंडिंग बोला है as on 31st March 2022. This is nothing but closing outstanding. So I'll take this as unpaid. है कि नहीं? This is unpaid because it is outstanding at the end of current financial year. So this is unpaid. So payment actually कितना किया था? 15,000. And 6,000 was paid by check. So इसमें से 6,000 बैंक पेमेंट है. तो बाकी 9,000 क्या होगा? कैश पेमेंट होगा. ठीक है, ये चार्ट नोट डाउन कर लो, आसान होगा. अभी पेमेंट इस तरफ आएगा बाय क्या था? बिजनेस एक्सपेंसेस. क्रेडिट साइड क्यों सर? बिकॉज पेमेंट ना, कैश रिड्यूस हो जाएगा. बिजनेस एक्सपेंसेस कैश में 9,000, बैंक में 6,000. क्लियर? क्लियर ना? Any doubts in this point? Business expenses, anyone? No, sir. हाँ. नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ पासबुक रिवील्ड द पेमेंट टू क्रेडिटर्स. ये तो हमने ऑलरेडी एंट्री पास कर दिया, मतलब पोस्टिंग दे दिया लेजर अकाउंट में. पर्सनल ड्राइंग्स 7,500. ठीक है, तो ड्राइंग्स तो कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए बाय ड्राइंग्स है कि नहीं? बाय ड्राइंग्स ये तो पासबुक में दिख रहा है, तो इसलिए बैंक कॉलम में देना पड़ेगा 7,500. ठीक है, सिमिलरली बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट से रिड्यूस करना है. ठीक है, ड्राइंग्स हो गया. नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 71,500. ये तो कौन सा एंट्री होगा ये? So contra entry होगा sir. यस, वेरी गुड राकेश शर्मा, वेरी गुड. कॉन्ट्रा एंट्री होगा. क्यों? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट बोथ आर ऑफ द सेम लेजर अकाउंट, बोथ अकाउंट्स. So that is called contra entry. When a particular entry is affecting two ledger accounts of the same subsidiary book, you can call it as a contra account. Yes, sir. contra कैसे होगा? डेबिट पोस्टिंग भी इस लेजर में होगा, क्रेडिट पोस्टिंग भी इस लेजर में होगा. सर कैसे है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंट्री क्या होगा? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बैलेंस घट जाएगा, तो टू कैश अकाउंट. समझ गया? दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री. बैंक अकाउंट कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस घट जाएगा. ठीक है, 1 सेकेंड.
सो इसका पोस्टिंग कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट ना, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट था 71,500 ना, हाँ हाँ सर। हाँ सेम बाई, ये तो कैश अकाउंट घट जाएगा ना, बाई बैंक अकाउंट 71,500। इधर बगल में सी बोल के मार्क कर लो, कॉन्ट्रा एंट्री बोल के, ब्रैकेट में सी मार्क कर लो, कॉन्ट्रा बोल के, ठीक है। नेक्स्ट, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रा एंट्री। एंट्री क्या होगा, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें तो टू बैंक अकाउंट होगा, ब्रैकेट में कॉन्ट्रा, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, अमाउंट कितना था 12,000, ठीक है। बाई कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट कॉन्ट्रा कितना था 12,000, क्लियर। लिखना है इसे, डबल कैश बुक में लिखना है, बाहर कहीं पे डायरेक्टली बुक्स में अगर रिकॉर्ड कर रहा है तब लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन लेजर अकाउंट में अगर पोस्टिंग दे रहा है तब कॉन्ट्रा बोल के लिखना है, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रा एंट्री बोल के पता चलना है, क्योंकि सेम एंट्री ना, बाई कैश बाई बैंक सेम लेजर में पोस्टिंग हो रहा है इसलिए, ठीक है। सब हो गया था, अभी बैलेंस करो कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश का मुझे पहले बैलेंसिंग फिगर बताओ, कितना बैलेंस नीलो, कैश का बैलेंसिंग डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, हाँ 3,500 आया था क्या, 3,500 तो गलती है, देखो ठीक से देखो, ये तो 60, 71, 73, 85 ना, सर 85। 85 होगा ना, सर Yes, डेबिट ज्यादा है। डेबिट ज्यादा है, 85,000 से इसको माइनस करो, ये तो 80,500, तो 4,500 होगा, Yes, sir. है कि नहीं। दिस Yes, इज sir. बाय बैलेंस कैरीड डाउन, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस 4,500, ऑल्सो कैश अवेलेबल इन द कैश बॉक्स, है कि नहीं। जो कैशियर ये कैश को लेके चले गया इनडायरेक्टली, अभी कैशियर को पकड़ के लाया था, तो इनडायरेक्टली उनसे कितना रिकवरी होगा 4,500, है कि नहीं। ये तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, लेकिन हमने लिखा है ना, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लेके एक से एक, एक से एक, एक से एक, एक एक डॉट को हम कनेक्ट करके 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 पूरा हम फ्रेम कर दिया है कि नहीं। फ्रेम करके अभी हमने फाइंड आउट किया कि 4,500 कैश अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस है। इसका मतलब अभी जो कैशियर कैश बॉक्स में जो कैश बचा था 31 मार्च में, जो जब रायट हुआ, जब धरना हुआ, वो बंदा एक कैश लेके भाग गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है द अमाउंट डिफॉल्टेड बाय द कैशियर मे बी ट्रीटेड एज रिकवरेबल फ्रॉम हिम, समझ गया है कि नहीं। तो इसको बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है बैलेंस शीट में, अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर लिखना है, एज ए रिसीवेबल लिखना है, क्योंकि कैश बिजनेस के पास है ही नहीं,
समझ गया मैं एग्जाम्पल क्या बता रहा हूं? एनी डाउट इन दिस पार्ट? 4500, this will be shown in the asset side as receivable, not as cash in hand. Understood? Yes, sir. अभी बैंक बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस कितना देखो, बैंक अकाउंट का 8500, 1,09,000 है, 1,09,000, 1,09,000 तो ये 10 पकड़ेगा तो 1,10,000, 1,80,000, 1,85,500, 1,85,000 होगा, हाँ है कि नहीं? इधर 1,85,000, बैलेंस कितना है बताओ? फर्स्ट Sir, 22,000. 22,000. 2,000. This is cash at bank. This is cash at bank. क्लियर? अभी हम बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे, वेरी इजी पार्ट है. सॉरी, पी एंड एल अकाउंट भी है ना, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, इसका पी एंड एल अकाउंट भी देखो. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था इधर? 36,000 है कि नहीं? इसमें क्वेश्चन में बिजनेस एक्सपेंसेस बोला है ना, 2 बिजनेस एक्सपेंसेस कितना था? 20,000 है. क्वेश्चन में बोला है ना बिजनेस एक्सपेंसेस 20,000. नेक्स्ट जो बचा था वो सिर्फ डिप्रिसिएशन है. डिप्रिसिएशन देखो, बिल्डिंग में कितना है, फर्नीचर में कितना है, मोटर कार कितना है, कितना है देखो. बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5%, तो बिल्डिंग में कितना है बोलो मुझे? सर 1625. यस, 1625. फर्नीचर में कितना है? सर 250. फर्नीचर हाँ 500 10% है, 250 5% का है. नेक्स्ट मोटर कार, मोटर कार 20% है, 900 10% का होगा, 1800 20% है, तो 1800 होगा. अभी जो 2 नेट प्रॉफिट कितना है बताओ? 36 माइनस 20, 16,000 माइनस ये सब करो. सर 12,325. 12,325. 325. दिस इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अभी लास्ट जो बचा था वो बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट एज ऑन लिखना पड़ेगा. 31 मार्च 2022. This is liability side. This is asset side. Amount rupees. Amount rupees. ओपनिंग बैलेंस शीट में जो एसेट्स है एग्जैक्टली वो वैसा ही लेके आना. बिल्डिंग है 32,500 माइनस डिप्रिसिएशन कितना था? 1625. नेट कितना होगा? 30,875. ठीक है. फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया 5,000,
ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन 250, 4750. सेम मोटर कार है 9000 माइनस डिप्रिसिएशन 20% है तो 1800, मतलब 7200. ठीक है. नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बोला है 30,000, है कि नहीं. नेक्स्ट क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस देखो, डेटर्स अकाउंट भी देखो. सर 21,000. 21,000. क्रेडिटर्स भी देखो 47,500. डेटर्स 21 ना. हाँ सर. क्रेडिटर्स कितना था? 47,500. 47,500. डेटर्स हो गया. कैश इन हैंड नहीं है, इसके जगह में क्या लिखना है? अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर. अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम कैशियर. कितना था? हाँ, सर 4,500. 4,500. अभी कैश एट बैंक कितना है? कैश एट बैंक कितना था? 22,000. 22,000. These are all the asset items. हाँ, एसेट सब हो गया. अभी लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ले लो 48,000. दिस इज ओपनिंग बैलेंस. ऐड नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट से कैपिटल बैलेंस बढ़ जाएगा. नेट प्रॉफिट से जो बिजनेस कैपिटल जो रीपे करना है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी रीपे करना है. 12,325. ठीक है. माइनस ड्रॉइंग्स. एनालिसिस ऑफ पासबुक देखने से ड्रॉइंग्स कितना में मिल जाएगा? 7,500, है कि नहीं. दिस इज लेस. नेट बैलेंस कितना है देखो, नेट कैपिटल बैलेंस 52,825 होगा. है कि नहीं. नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में लोन दिया था, लोन 15,000 सेम एज इट इज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे बोला नहीं है लोन रीपे किया था, एडिशनल लोन लिया है बोल के कहीं पे लिखा नहीं है, तो ओपनिंग में जो है वही होगा. ठीक है. क्रेडिटर्स हमने लिख लिया. एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इधर देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इधर 5,000 इज अनपेड, है कि नहीं इधर. तो ये 5,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा. आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंसेस कितना था? 5,000. अभी देख लो बैलेंस शीट टैली होना चाहिए. बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, देख लीजिए. कितना है बैलेंस?
कितना था राकेश शर्मा नीलव, कितना है बैलेंस एसेट्स लायबिलिटीज टोटल? सर 1,20,325। मैच हुआ है ना? ये और आपने जब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तभी मैंने कर लिया था सर। लास्ट क्लास में डिस्कस करने के बाद कर लिया है? हाँ सर। हाँ ओके वेरी गुड। 1,20,325। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट 3.3 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बाकी सम्स होमवर्क में होमवर्क कर लीजिए। 24, 27 मैंने बताया था, 23, 25, 26, 28, 29। ठीक है, मैंने ये दोनों अप्रोच में मैंने एक एक सम बताया था। ठीक है, बाकी 5 सम है, होमवर्क में ले लीजिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3। हमने अभी तक चैप्टर 1 का वेटेज कितना था? चैप्टर 1 का वेटेज 15 मार्क्स ना। चैप्टर 2 का 10 मार्क्स है, चैप्टर 3 का 20 मार्क्स है। टोटल अभी कितना हो गया? ठीक है, 45 मार्क्स का सिलेबस हो गया। हाँ हाँ, अगर तीनों चैप्टर ठीक कर दिया, पूरा आ गया। हाँ, इसमें क्या बोलते हैं, चॉइस क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन। तो एक चैप्टर से अगर ज़्यादा क्वेश्चन भी आएगा, मतलब सरप्राइज नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? आप लोग सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि ना एक चैप्टर से ज़्यादा भी दे सकता है, क्योंकि टोटल पेपर 118 मार्क्स कुछ है ना, जो स्टार्टिंग क्लास में बताया था। 214 मार्क्स ज़्यादा देता है, मतलब 28 मार्क्स। 128 मार्क्स का पेपर होता है ना। हाँ, चॉइस रहता है। हाँ आएगा। ये देखो, ये तो 30 मार्क्स है, ये तो 7 से 5 लेना है कि नहीं? जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है वो तो 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, 15। वो तो टोटल कितना चैप्टर है? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स है। तो 6 चैप्टर्स में मिला के तुम आप लोग को 15 आएगा। इसमें चॉइस नहीं, आप लोग को 2 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़े, 30 मार्क्स है। तो इधर 7 क्वेश्चन से 5 अटेम्प्ट करना है, ईच क्वेश्चन 14 मार्क्स ना, है कि नहीं? तो 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है इसमें, 2 14 कितना होगा? 28 होगा। तो 128 मार्क्स का पेपर होगा, समझ गया? ये जो वेटेज दिया था वो 100 मार्क्स का वेटेज है। आप लोग का बुक में जो दिया है वो 100 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन सही में पेपर 120 में 8 मार्क्स का सेट होता है। तो 128 मार्क्स, वो जो 28 बैलेंस है वो कहीं पे भी दे सकते हैं, है कि नहीं? तो अभी जो 3 चैप्टर्स हो गया उसमें से भी दे सकते हैं 10 मार्क्स एडिशनल, है कि नहीं? तो हर एक चैप्टर प्रैक्टिस करेगा तो इजीली 90 अबव इजीली स्कोर कर सकता है। ठीक है, 90 95 98 तक भी जाएगा। ठीक है, 97 लास्ट अटेम्प्ट का देख सकता है, मेरे हिसाब से 96 या 97 कुछ है मार्क। हाँ अकाउंट्स में, हाँ पूरा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर पता है, प्रैक्टिस किया है तो इजी है मार्क्स। तो बेनिफिट ऑफ अटेनिंग 90 मार्क्स क्या होगा? दूसरा सब्जेक्ट में किसी में कम होगा तो आपको एग्रीगेट इजीली मिल जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 अलग है,
ग्रुप 1 ले लो अलग से, ग्रुप 2 ले लो। दोनों एक बार देने से इसका एग्रीगेट कैरी फॉरवर्ड होगा। सोच लीजिए इसमें आउट ऑफ 400 200 आना चाहिए, इसमें आउट ऑफ 400 200 आना चाहिए, है कि नहीं? तो इसमें सोच लीजिए आपको 195 आ गया है, इसमें आपको एक्चुअली 205 आ गया है, आप पास हो जाएगा। हाँ दोनों एक साथ में देगा तो, लेकिन चेक कीजिए, मतलब दोनों देना थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सोच लीजिए इसमें 210 आ गया, इसको 190 आ गया, फिर भी हो जाएगा दोनों एक साथ में देने से, है कि नहीं? ये तो दोनों ग्रुप एक साथ में देगा, वो सिनेरियो है। मैं दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट जो है उसको अगर अकाउंट्स में 80 आ गया, ठीक है, बाकी में 40 है, एक तो है 40 है, एक तो है 40 40 80 ना, 80 प्लस 80 160 ना, 40 कितना देखो 200। इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हर एक ग्रुप में एक पेट सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? पेट सब्जेक्ट। समझ रहे राकेश शर्मा, नीलव? यस सर। क्या समझ रहे हैं? Yes, sir. क्या बोला मैंने? सर हर एक उस पे एक पेट सब्जेक्ट होना चाहिए सर। हाँ पेट सब्जेक्ट। पेट सब्जेक्ट मतलब क्या, आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट बोलता है उसको बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अकाउंट्स ही बना लो, लेकिन कंपैरेटिवली अकाउंट्स इजी है अगर कॉन्सेप्चुअली पता होगा तो आप सुन, नहीं मुझे कॉस्टिंग पसंद है, नहीं मुझे अकाउंट टैक्स पसंद है, अब देख सकते हैं। जो पेट सब्जेक्ट एक बना दोगी तो उसको 80 स्कोर करो, बाकी में 40 40 40 सिर्फ पास मार्क गेन करो, आप ग्रुप खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए बोलता है एक पेट सब्जेक्ट बना लो जिसमें डेली मिनिमम उसका 2-3 घंटा देना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो आसान से प्रैक्टिस कर लो, मॉडल पे एक सम प्रैक्टिस करो, डेली एक सम प्रैक्टिस करो, तब आसान से हो जाएगा। नॉर्मली है तो क्या होना चाहिए, नॉर्मली है तो 50 50 50 50 आना चाहिए हर सब्जेक्ट में, है कि नहीं? तभी 200 आएगा। लेकिन एक पेट सब्जेक्ट होने का यही प्रिविलेज है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं इनडायरेक्टली, अभी तक 45 मार्क्स हो गया, लेकिन आप ये डीम्ड एजम्पशन ले सकते हैं 50-55 मार्क्स तक ले सकते हैं। तो इसलिए जो भी है सम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और बाकी जो बचा था वो मैं बता रहा हूं, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, वी आर मिडवे इन द मिडवे नाउ। ठीक है, चैप्टर 4 है पार्टनरशिप का, ये भी 20 मार्क्स का होगा। दिस इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग, थोड़ा लेंदी चैप्टर है बट कॉन्सेप्चुअली इजी, कॉन्सेप्चुअली अगर लेगा तो। ठीक है, 4th चैप्टर है, ये 5th चैप्टर है, थोड़ा ये भी थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन सेगमेंट्स बहुत ज्यादा है इसमें। सेगमेंट्स लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ओके, ये भी 20 मार्क्स का है, ये सॉरी ये 15 मार्क्स का है। लास्ट जो बचा था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपके सिलेबस में एग्जैक्टली 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। कितना? 6, एग्जैक्टली 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। वो 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से ही आपको 20 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 20 20 40 55 मार्क्स। समझ गए? मैं ये स्टार्ट कर लेता हूं, पैरेलली ये भी कर लेता हूं, क्योंकि एक साथ में 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताना आप लोग को ये हो जाएगा। थोड़ा एफिशिएंसी के लिए मैं क्या करता हूं, पार्टनरशिप स्टार्ट करता हूं,
जब भी 1 घंटा ज़्यादा मिलता है मुझे, तो इसका एक सम, इसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मुझे इसमें 3 या 7 क्लास, मतलब 6 या 7 क्लास में हो जाएगा, मतलब पर क्लास 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। बट दिस इज वेरी, दिस 2 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मेन चैप्टर्स क्या था? चैप्टर 3 20 मार्क्स, चैप्टर 4 20 मार्क्स, चैप्टर 6 20 मार्क्स। अगर ये 3 अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिशन इजीली आ जाएगा, क्योंकि 20 ना, है कि नहीं? 20 तो 60 मार्क्स का चैप्टर है। अगर चॉइस को मिलाओगी तो मिनिमम 70 मार्क्स आ जाएगा, है कि नहीं? तो 70 मार्क्स अगर आ गया, आप लोग अगर पूरा अटेम्प्ट किया 70 मार्क्स, मिनिमम 60 आ जाएगा। तो 60 आ गया तो आपको एग्जामिशन है। एग्जामिशन मतलब पता है ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, पता है ना एग्जामिशन का क्या प्रिविलेज है? एग्जामिशन का हाँ सर। 60 ही था ना, 60 ही है, 70 कहाँ की है? तो 60। हाँ, 60 मार्क्स इज एग्जामिशन। 60 अगर आएगा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको लिखने के जाए। अगर वो ग्रुप नहीं हुआ है, एग्जाम्पल वो एक ग्रुप में ना ये 50 आया था, एक में मतलब अकाउंट्स में 70 आ गया, ये तो एक तो 50, एक तो 30 आ गया, ठीक है, एक तो 50 आ गया। ये बंदा फेल है कि पास है? फेल है कि पास है? सर फेल है। फेल है, क्योंकि 30 आया था इधर, ठीक है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्या लिखना है? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 60 अबव है, 60 और 60 अबव, ये तीनों फिर लिखना पड़ेगा। समझ गया ना? हाँ, इसलिए एग्जाम्शन ट्राई कीजिए, इजी है। ये 3 चैप्टर मेन है। अभी तो एक चैप्टर फिलहाल हो गया अभी, लेकिन पार्टनरशिप इंडे, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये दोनों और मेन चैप्टर्स है, ठीक है। मैं ये स्टार्ट करूंगा साइमल्टेनियसली, ये भी स्टार्ट करूंगा, दोनों पैरेलली चला दूंगा, तब एंड ऑफ द वो 85 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तब लास्ट चैप्टर ये मैं बताऊंगा। क्लियर विद द प्लान? Yes, sir. क्लियर ना? Yes, sir. हम्म। ये एग्जाम पैटर्न अगर फोटो खींचना है तो खींच ले एक बार। हर एक सब्जेक्ट इसके एंगल से सोच लेना, ठीक है। एग्जाम में 15 मिनट्स पहले क्वेश्चन पेपर देते हैं, पता है वो? एग्जाम में आपको 15 मिनट्स पहले जा सकता है, 15 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। मतलब सोच लीजिए 2 to 5 एग्जाम कब है, टाइमिंग्स, एग्जाम टाइमिंग कब है? सर 2 बजे। 2 बजे ना, हाँ, 2 to 5, तो 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स, 3 आवर्स, समझ गया? 100 मार्क्स 3 आवर्स, 100 मार्क्स 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स, है कि नहीं? 100 मार्क्स का 1 मार्क का 1.8 मिनट, उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। 100, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन या 4 मार्क्स क्वेश्चन कितने मिनट्स में अटेम्प्ट करना है, तो हाँ, प्रैक्टिस पे पूरा अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अभी 1:45 पे क्वेश्चन पेपर दे देगा आप लोग को, तो 15 मिनट्स पहले, तो हमेशा थोड़ा उसके 15 मिनट्स पहले एग्जाम हॉल में घुस जाइए, मतलब 1:30 पे एग्जाम हॉल पे होना चाहिए,
ठीक है, थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा, 145 पेपर देगा, 15 मिनट्स अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन पेपर जितना अच्छे से पढ़ेगा और जो दो क्वेश्चन चॉइस है उसको वो 15 मिनट्स में ही आइडेंटिफाई हो जाओ, ठीक है। तो एग्जाम के बीच में आप लोग ये डायलेमा में नहीं होना चाहिए किस क्वेश्चन चॉइस में छोड़ दूं, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग कब आएगा आप लोग को, क्वेश्चन पेपर अच्छा से पढ़ने से ही आएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ने से 15 मिनट्स में, तब आप लोग को समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन चॉइस पे छोड़ना है, ठीक है। तो इसलिए 15 मिनट्स यूटिलाइज करना पड़ेगा, 15 मिनट्स में अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनी डाउट्स? No, sir. राकेश शर्मा, एनी डाउट्स? नो सर। Yeah. Thank you. I'm closing for today. If you have any doubts in presentation, I'll take one last class, one extra class on presentation, because I have the idea of, I have given 3 different professional exams, so I'll be having the idea because I have given almost कितना एग्जाम्स दिया था मैंने, तो मतलब इंटर फाइनल मिला के बोल रहा हूँ, फाउंडेशन छोड़ दो, इंटर फाइनल। इंटर में इधर 8 है, इधर 8 है, इधर 8 है, इधर 24 एग्जाम्स दिया था मैंने, 24 पेपर्स। फाइनल में इधर भी 8 है, इधर 9 है, ये CS है, ये CM में है, ये CA है, ठीक है। तो इधर इंटर में 8 पेपर्स है, इधर CM में इंटर में इधर 8 पेपर्स है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ना। फाइनल में इधर 8 है, इधर 8 है, इधर CS में एक पेपर एक्स्ट्रा होगा, 9 होगा, तो टोटल इधर 24, इधर 25 पेपर्स है। फाउंडेशन छोड़ दो, फाउंडेशन तो बेसिक लेवल का है ना, तो वो छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैंने 49 पेपर्स दिया था, ठीक है। उस थोड़ा नॉलेज, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा लास्ट क्लास में एक प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप लोग को थोड़ा यूटिलाइज होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।